हाल के चुनावों की स्मृतियां कुछ ऐसी हैं कि मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर जाता है, उसकी उंगली पर स्याही लगाई जाती है, फिर वो बॉक्स के अंदर जाता है जहां पर एक ईवीएम रखी होती है। ईवीएम पर बटन दबा करके वो अपना पार्षद, विधायक या सांसद चुनता है। ये चुनाव अलग अलग होते हैं, कई बार एक साल में ही 2 बार वोट पड़ जाता है। अब इस व्यवस्था को थोड़ा बदलने की तैयारी हो रही है। अब संभव है कि वही मतदाता जब पोलिंग बॉक्स में जाए तो उसे एक से ज़्यादा ईवीएम्स दिखाई जाएं। पार्षद, विधायक और सांसद के लिए अलग अलग ईवीएम होंगी, लेकिन एक साथ होंगी। यही अवधारणा है वन नेशन वन इलेक्शन की। हिंदी में कहें तो एक देश एक चुनाव। केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज इस एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल का मसौदा लोकसभा में पेश किया और पेश होते ही इस पर जमकर के बहस हुई। क्या हुआ इस बहस में और क्या देश में एक साथ चुनाव मुमकिन हैं तो कब तक होंगे? आज के ललन टॉप शो में इस खबर की टो लेंगे। साथ ही जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के संभल के अपडेट्स क्या हैं, जहां एक और मंदिर मिलने की खबर सामने आई है, दावा सामने आया है। और आखिर में जानेंगे दिन की जरूरी सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। लेकिन उसके पहले एक खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जो इस बात पर यकीन पुख्ता करती है कि निजी त्रासदी के क्षणों में भी व्यक्ति सामूहिक हित के बारे में सोच सकता है। Brought to you by CR Arms, Hire and ITEL. Coming home to Sierra. राम मेहर की पत्नी मगन देवी को लेबर पेन हुआ। उन्हें दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। दोनों यानी माता पिता बच्ची के जन्म की खुशियां मनाई रहे थे कि अचानक उन्हें पता चला कि बच्ची को दिल की बीमारी है। तुरंत उसको NICU वार्ड में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने उसके इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन 10 दिसंबर को उस बच्ची की मौत हो गई। माता पिता की 2.5 दिन की खुशियां एक झटके में खत्म हो गई। इसी बीच एक पारिवारिक डॉक्टर ने बच्ची के पेरेंट्स को उसका शरीर दान करने की सलाह दी। पहले तो घर वाले थोड़ा सकपकाए, आखिरकार उन्होंने ये मुश्किल फैसला लिया और छोटी बच्ची को अस्पताल के एनाटॉमी विभाग को दान कर दिया। ये देश भर में इतनी कम उम्र में देह दान का पहला मामला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनेशन के बाद बच्ची की मां ने कहा कि इससे पहले कि मैं अपनी बेटी को ठीक से महसूस कर पाती, मैंने उसे खो दिया। मैं उसका शरीर दान करके उसे अमर बना रही हूँ। वो मानव जाति के लिए एक बड़ा उद्देश्य पूरा करेगी जो हम नहीं कर सके। बच्ची के पिता राम मेहर मशीन ऑपरेटर का काम करते हैं और उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है। सोचिए कितना कठिन फैसला होगा 2.5 दिन के कलेजे के टुकड़े को दान में देना, ताकि विज्ञान अपनी राह बना सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और बड़ी खबर में एक देश एक चुनाव का जिक्र करें उसके पहले संभल की टोह ले लेते हैं। अभी 3 रोज ही बीते जब संभल में 46 साल बाद एक मंदिर खोला गया था, कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद अब 17 दिसंबर को संभल में ही एक और बंद मंदिर मिलने का दावा किया गया है। मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके हयात नगर के सराय तरीन में बताया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दावा है कि मंदिर में हनुमान प्रतिमा मिली है, दीवारों पर राधा कृष्ण लिखा हुआ है और देवी देवताओं के चित्र भी बने हैं। मंदिर मिलने, खुलने और यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलने की खबर फैलते ही यहाँ पर लोग जुट गए, पूजा पाठ भी करने लगे। बंद मंदिर मिलने और खुलने की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची। स्थानीय लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर काफी समय से बंद पड़ा था। जामा मस्जिद, जहां हिंसा में 4 लोग मारे गए थे, वहां से ये मंदिर करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। मंदिर में क्या क्या मिला, संभल में हालात कैसे हैं, बता रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार। संभल में एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है और इसी बीच जब इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चलाया जा रहा था, तभी ये मंदिर जो घनी बस्ती के बीच ये मंदिर प्रशासन को मिला है, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, घनी बस्ती है और ये मंदिर काफी सुनसान पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रशासन को जब जानकारी मिली तब ये मंदिर देखिए, ये भी हनुमान जी का मंदिर है और बाकायदा अब यहाँ पर साफ सफाई जो है वो की जा रही है। काफी पुराना ये
मंदिर था, बकायदा इसकी साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है। कार्तिकेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर मस्जिद के पास एक बंद कुआं मिलने का भी दावा किया जा रहा है। इन सब दावों को लेकर ऋषि राज गिरी का भी बयान सामने आया है। ऋषि राज हरिहर मंदिर शाही जामा मस्जिद केस में याचिका करता है। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ ही कुएं मिले हैं, हमें भरोसा है कि पूरे 19 कुएं मिलेंगे जिन्हें कब्जे में लिया गया था। 19 कूप हैं, अभी तो 2 ही मिले हैं, अभी तो 17 बाकी हैं। इस संभल में तो पठानों को और तुर्कों की लड़ाई है, इसमें प्रशासन को तो बीच में घसीट दिया गया है। दूसरी तरफ 17 तारीख की ही सुबह कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर का दावा आने और मंदिर खुलने के बाद बगल में एक मकान का छज्जा भी तोड़ा गया। ये मकान एक मुस्लिम परिवार का बताया जा रहा है। कथित तौर पर परिवार खुद ही छज्जा तोड़वा रहा है क्योंकि इससे मंदिर ढक रहा था और उन्हें ये देख करके बुरा लग रहा था। किसने बोला ये तोड़ने के लिए? किसी ने नहीं बोला, हम अपनी मर्जी से गिरा रहे हैं। वो प्रशासन के हिसाब से नाप तोल करी मकान की, तो वो उसमें आया गया एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो हमने कहा हम गिरा देंगे, कोई परेशानी ना है। हम संभल से ही 17 दिसंबर को एक और खबर आई। यहाँ से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की टीम पहुंची, भारी भरकम पुलिस फोर्स लेकर के। आरोप है कि उनके घर पर अब तक बिजली का मीटर नहीं लगा था। अब बिजली विभाग की टीम यही मीटर लगाने के लिए उनके घर पहुंची थी। साथ में एहतियातन पुलिस फोर्स भी लेकर के आई। एएसपी और सीओ भी पहुंचे थे। उनसे पूछा गया कि जब मीटर ही लगाना था तो इतनी पुलिस फोर्स लाने की जरूरत क्या आन पड़ी। जवाब मिला कि बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात की गई है। विद्युत विभाग द्वारा पुलिस टीम की मांग की गई थी, इसलिए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ उपस्थित है जिससे सकुशल वो अपना कार्य कर सकें। किसी भी स्थिति से हम लोग निपटने के तैयार हैं और कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दी जाएगी और जिसने भी यदि कुछ करने की कोशिश की प्रभावी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग की टीम अपने साथ रसीदों का बंडल भी लेकर के पहुंची थी। इसका इस्तेमाल जुर्माना लगाने के लिए किया जाता है। ये सब देखकर ये भी पूछा गया कि क्या कोई बिजली चोरी का भी आरोप सांसद बर्क पर है। इस पर जवाब मिला कि बिजली विभाग जांच कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलते हैं संसद, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इसके साथ ही कानून मंत्री ने 3 अन्य कानूनों में संशोधन का भी बिल टेबल किया। ये बिल हैं द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बिल सामने आने के बाद शुरू हुई बहस, जहां एक और विपक्षी सांसदों ने इसे संविधान पर हमला बताया तो वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि ये देश का एक जरूरी चुनाव सुधार है। बहुत जल्दबाजी होगी, बिल आने दीजिए। मुझे तो संघीय ढांचे में समझ में नहीं आता कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ही कैसे पॉसिबल होगा कि आप एक साथ चुनाव करा पाए। इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, देश के अंदर संभव नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन ऐतिहासिक कदम है, बहुत विराट भारत, विशाल भारत बनेगा और हम इस सारी 12 महीना ने तो उलझे में उसी में फंसे हैं, उससे निकल जाए। ध्यान रहे कि बिल अभी पेश नहीं हुआ था। पेश होने के लिए एक वोटिंग होनी थी। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। 369 सदस्यों ने वोट डाला। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस पर सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, कहा कि अगर आपत्ति है तो पर्ची दीजिए। स्पीकर बिरला ने भी यही बात दोहराई। माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। इसके बाद बिल पेश करने को लेकर के फिर से वोटिंग हुई। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े, यानी पहले से ज्यादा वोट। अब तय हुआ कि बिल पेश होगा दोपहर 1:15 बजे। कानून मंत्री ने दोबारा बिल पेश किया। आई बैग टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बिल पर बहस होगी और होगी वोटिंग। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए ये सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से पास होना होगा, तभी लागू होने की संभावना बनती है। अब आपको बताते हैं कि इस विधेयक की तैयारी कैसे की गई। 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में
8 सदस्य थे। अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। उनके अलावा कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए थे। इस कमेटी का काम था एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर काम करना, एक रिपोर्ट तैयार करना और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देना। 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी की सिफारिशें क्या थीं? सिफारिशें थी कि पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों, दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव भी हों और पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची हो। सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक जैसे ही होने चाहिए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में सदन के शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा करेगा। ईसीआई राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर के इसे तय करेगा। इस मसौदे पर 12 दिसंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट में बिल पास और आज लोकसभा में हुआ पेश। अब सवाल है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए एक नई चीज है? इसका जवाब ढूंढते हैं। देश की आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद साल 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। अगले 15 सालों तक यही क्रम चलता रहा। इस क्रम में पहला अपवाद बना साल 1959। इस साल केरल की तत्कालीन नंबूदरी-पात सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और अगले विधानसभा चुनाव हुए साल 1960 में। असल में यहाँ एक साथ एक चुनाव का क्रम भंग हुआ था, लेकिन इसे अपवाद माना गया। फिर साल 1962 और 1967 में एक देश एक चुनाव का क्रम चलता रहा, राज्यों के चुनाव एक साथ होते रहे। फिर साल 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं कई कारणों से भंग हो गई और फिर 1970 में लोकसभा भी भंग हुई और समय से पहले आम चुनाव हुए थे और यहाँ से चुनाव अलग अलग होने लगे। बीच में एक मौका आया जब चुनाव आयोग ने इस टूटे क्रम को दुरुस्त करने की कोशिश की थी। साल था 1983। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया। कारण दिया कि इससे खर्च कम होता है और ये तरीका सुविधाजनक भी है। हालांकि तब ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई थी। इसके बाद साल 1999 आया। एक साथ चुनाव पर फिर से बहस शुरू हुई। रिटायर्ड जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन से जुड़े संविधान के आर्टिकल 356 और राज्यपालों द्वारा विधानसभा भंग किए जाने की वजह से लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र भंग हुआ। नियम होना चाहिए कि हर 5 साल में एक लोकसभा का चुनाव हो और हर राज्य के विधानसभा चुनाव हो। जल्दी जल्दी चुनाव के चक्र को या अलग अलग चुनाव के चक्र को भंग करना चाहिए। सभी चुनाव एक साथ कराने के समय में वापस लौटना होगा। कमीशन ने तब सुझाव दिए कि चुनावी कैलेंडर में कुछ परिवर्तन और संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव करने की ओर बढ़ा जा सकता है। कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकारें और पार्टियां सहमत हों। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएं, लेकिन जब तक विधानसभा का कार्यकाल खत्म ना हो जाए तब तक उसके नतीजे को गुप्त रखा जाए। 1999 से आगे बढ़कर के 2015 में आते हैं। इस साल संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी 79वीं रिपोर्ट में कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ कराएं तो खर्च बेहद कम किया जा सकेगा, साथ ही सेवाओं में आदर्श आचार संहिता की वजह से दिक्कतें आती हैं उससे भी बचा जा सकेगा। फिर आता है साल 2017। इस साल नीति आयोग ने एक रिपोर्ट छापी, उसका शीर्षक था एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इस रिपोर्ट में लगातार होते हुए चुनावों के बाबत कहा गया कि परमानेंट चुनावी मोड से बाहर आने से सरकारों के पास समय बचेगा ताकि वो अगले चुनाव की चिंता किए बगैर खुल करके काम कर सकेंगी। इसके बाद आता है साल 2018। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान की अध्यक्षता में गठित लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनाव कराने से पैसों की बचत होगी, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अमलों से भी जो बोझ है वो कम होगा। फिर इस कमीशन ने साथ चुनाव कराने के 3 विकल्प भी दिए। ऑप्शन 1, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव या तो कार्यकाल समाप्ति से पहले कराए जाएं या तो समाप्ति के बाद। ऑप्शन 2, 13 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएं और बचे हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव 2.5 साल बाद, यानी जब लोकसभा का कार्यकाल आधा बीता हो। ऑप्शन 3,
एक साल में पड़ने वाले सभी चुनावों को एक साथ ही कराया जाए, अलग अलग मौकों पर नहीं कराया जाए। इसके बाद साल 2022 में गठित एक अन्य लॉ कमीशन ने भी कहा कि एक साथ चुनाव कराना हर तरीके से आदर्श है, यानी हर सिफारिश का केंद्रीय बिंदु एक कि देश में सभी चुनाव एक साथ हों। और अब तो बिल संसद में टेबल कर ही दिया गया है और हो रही है बहस। पास हो गया तो एक साथ चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन ये होगा कब से? अगले साल से या अगले लोकसभा चुनाव से? इन सवालों का आइडिया मिलता है इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित दामिनी नाथ और रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट से। इसमें सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो साल 2034 वो साल हो सकता है जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। ऐसा क्यों है? दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने संविधान में 2 अनुच्छेदों में बदलाव का सुझाव दिया है। अनुच्छेद 82A1 आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट का ऐलान करेंगे और अनुच्छेद 82A2 इस उक्त अपॉइंटेड डेट के बाद गठित राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती की जाएगी, जिससे विधानसभाओं के कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो सकें। अब इन सुझावों को बदले बिना कानून पास होता है तो साल 2029 में हुए आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली मीटिंग में अपॉइंटेड डेट की घोषणा हो सकेगी, क्योंकि इस साल हुए चुनाव के बाद की लोकसभा की पहली मीटिंग हो चुकी है। और जब 2029 में ऐलान होगा और राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यकाल में कटौती होगी तो ही साल 2034 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकेंगे। हालांकि ये आदर्श स्थिति का केस है। आदर्श यानी लोकसभा के कार्यकाल पूरा हो और मध्यावधि चुनाव ना हो। सूत्रों ने यह भी बताया है कि ये जो 10 साल का पीरियड मिलेगा इसका इस्तेमाल केंद्रीय चुनाव आयोग तैयारियों के लिए कर सकता है। हमने चुनावी एक्सपर्ट से समझा इस पूरी कवायद को, इसके प्रोज और कॉन्स को, और ईसीआई की तैयारियों के बारे में सुनिए उन्होंने क्या बताया। जो वन नेशन वन पोल का बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसके तहत जो मंशा है वो ये है कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शंस को एक सुनियोजित ढंग से और प्रेडिक्टेबल तरीके से किया जा सके। लेकिन इसमें जरूरी ये देखना है कि जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है या सहूलियत है उसको करने में हमारे जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं उनसे कोई समझौता तो नहीं है। ये कहा गया है कि पहले हमेशा 1951 से और 3 इलेक्शंस तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ करते थे। उस वक्त साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कोई पाबंदी नहीं थी कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो। ये बिल अगर पास हो जाता है तब भी जो राइट है पार्लियामेंटेरियंस का टू एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, वो राइट तो कायम रहेगा। और अगर वो राइट एक्सरसाइज किया जाता है और उसकी वजह से सरकार बीच में अपने टर्म के गिर जाती है तो दोबारा इलेक्शन कराने का प्रावधान है। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी में राइट टू चूज योर गवर्नमेंट, राइट टू सपोर्ट योर गवर्नमेंट, राइट टू एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, वो राइट तो आपका कायम रहेगा। लेकिन उससे होगा क्या कि जो दोबारा इलेक्शन होगा वो एक कर्टेल पीरियड के लिए होगा। तो ये बात तो तय है कि अगर चुनाव एक साथ हुए तो बहुत सारा समय और पैसे बचेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और जानकार इसमें मतदाता की लोकतांत्रिक ख्वाहिशों के गड्ढमड्ढ होने का जोखिम भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे कुछ ज़्यादा क्षेत्रीय और अलग किस्म के होते हैं, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य की तैयारियां और नागरिकों के प्रति सरकार के रुख का ज़्यादा बोलबाला होता है। वहीं लोकसभा चुनाव के वक्त मतदाता देश की प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ रहे व्यक्ति को देखते हैं। वो सांसद चुनते हैं जो लोकसभा में बैठकर उनके संसदीय क्षेत्र की बात उठाएगा। और जब वही मतदाता पोलिंग बूथ में 2 मशीनें एक साथ देखेगा तो क्या वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? यह आलोचना का एक बिंदु है। हमने एक्सपर्ट से इसे समझने की कोशिश की। अगर मैनेजरियल एफिशिएंसी लानी है इलेक्शंस में तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर हम डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर इतना निर्भर करते हैं और क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, उस वजह से हमारे इलेक्शंस मल्टीपल फेजेस के होते हैं
और बहुत आपने देखा होगा 2, 2.5, 3 महीने तक इलेक्शंस चलते हैं। तो ये इलेक्शंस एक्सपेंडिचर कम करने के लिए इन चीजों पे भी विचार करना आवश्यक है कि कैसे हम इसको पीरियड को कम कर सकते हैं, कैसे हम और एफिशिएंसी ला सकते हैं इलेक्शन के प्रोसेस। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी संसद से है। वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा भी यहां कुछ बातें खास रहीं। सांसदों की ओर से किसानों की आय को लेकर के सवाल पूछा गया। कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका जवाब दिया। 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना, ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना, और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ। वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का भी आज दूसरा दिन था। जेपी नड्डा ने नेहरू, इंदिरा से लेकर के राजीव, मनमोहन सरकार तक को निशाने पर लिया। हम लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन को कॉज माना इमरजेंसी का। उसी तरीके से हम लोगों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ साथ पार्लियामेंट का भी असेंट चाहिए, और वो भी 1 महीने के अंदर चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बैड लॉट एंड द गुड लॉट। आजकल उनके सुपुत्र बहुत संविधान की किताब को लेकर के और आरक्षण और जाति जाति जाति, ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? ये हृदय परिवर्तन हुआ या वोट परिवर्तन के कारण हृदय परिवर्तन हुआ? गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लिया। क्या कहा वो भी सुनिए। पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई। और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है, उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है। चित्र बगैर का संविधान अधूरा संविधान। संविधान पर चर्चा में अन्य पार्टियों की तरफ से क्या कहा गया, एक एक करके वो भी सुनिए। एक सांसद बीजेपी का मणिपुर पे नहीं बोला सर, एक सांसद नहीं बोला। टुडे आई से सर, today I say while we debate on the constitution, today I say debating on the constitution, which constitutional right have you not suspended in Manipur? तमाम साथियों ने संविधान पे बात की। अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमने संविधान पे बात की। कई ओहदेदार लोग दूसरे स्तंभ के, वो तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितना काम है, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है, तो किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी। तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। अगली सुर्खी उन चिट्ठियों से जुड़ी हुई है जिनकी चर्चा कुछ दिनों से लगातार हो रही है। आप जानते ही हैं कि पीएम म्यूजियम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेटर लिखा है। उनसे जवाहरलाल नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने इस बारे में बताया है कि 2008 में यूपीए के शासनकाल में 51 बक्सों में भरकर जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल लेटर्स, पर्सनल चिट्ठियां सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो वे सभी चिट्ठियां वापस की जाएं या फिर उन्हें स्कैन करने की इजाज़त दी जाए। रिजवान का ये भी दावा है कि उन्होंने सितंबर 2024 में भी सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा था और पत्र लौटाने के लिए कहा था, लेकिन तब कोई जवाब नहीं मिला था। अब राहुल गांधी को लेटर इस बारे में उन्होंने लिखा है। ये राष्ट्र के लिए जरूरी है। ये शोध संस्था है, शोध संस्था की शोभा उसके रिसर्च मटेरियल से होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी का कलेक्शन है, पद्मजा नायडू जी का कलेक्शन है, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अरुणा असफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत का कलेक्शन है। यानी ये बहुत बड़ा कलेक्शन है जिससे एक नया इतिहास आपको लिख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये इन लोग के बीच के क्या संबंध थे, इनका आजादी के संग्राम में क्या योगदान था। और ये इतना महत्वपूर्ण कलेक्शन है जो अभिलेख पटल की तरह इस संस्था की भी अपनी वेबसाइट आने वाले दिनों में डेवलप हो रही है। तो ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होना चाहिए। रिजवान जिन चिट्ठियों की बात कर रहे हैं उनमें नेहरू के वे लेटर्स रखे हुए हैं जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित,
अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत को लिखे थे। 17 दिसंबर को ये मुद्दा संसद में भी उठा। नेहरू के कार्यकाल पर सवाल उठाने के लिए जिन जिन चिट्ठियों का सहारा लिया जा रहा था, अब उन्हीं चिट्ठियों को आधार बना करके विपक्ष ने जवाब भी इसका दिया है। जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे तो सर शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे पर यूएपीए लगे ना लगे, सांसद हूं शायद ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पहले जो होता था ना वो ये क्या होता था? और हाँ, ये होता था ऐसे बैठे हुए तो आइए आइए क्या हुई गाँव सही नहीं हो बहुत क्या छाछा छर्री हो गया। छर्री मतलब टॉयलेट हो गया। छर्री बोलते थे तो दस्त हो गया। दस्त को छर्री बोलते। छर्री बहुत एकदम फोनेटिक्स के हिसाब से नाम रखा गया। हो गया, पानी चढ़ रहा है। ध्वन्यात्मकता का ख्याल रखते हुए।